नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये जुड़ा है 9 जुलाई 2025 को रूस यूक्रेन युद्ध में हुए एक बड़े घटनाक्रम से। हमारे पास एक दस्तावेज है, रूस यूक्रेन युद्ध और भारत की रणनीतिक राह। इसी के आधार पर हम इस हमले, दुनिया की प्रतिक्रियाओं और हाँ, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। जी। और ये हमला वाकई में काफी बड़ा था। इसे रूस का फुल स्पेक्ट्रम अटैक कहा जा रहा है। फुल स्पेक्ट्रम अटैक, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक चौतरफा हमला। एक ही दिन में 740 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। आप सोचिए। 740, बाप रे। हाँ, डोनेट्स्क, खार्किव, जापोरिजिया, ओडेसा, यहाँ तक कि कीव के बाहरी इलाके भी सब निशाने पर थे। रूस का कहना है कि ये नेटो की दखलंदाजी का जवाब था। और दस्तावेज बताता है कि इसमें काफी खतरनाक मतलब आधुनिक हथियार इस्तेमाल हुए। बिल्कुल। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें थीं, ईरान वाले शाहिद ड्रोन भी थे, कैलिबर क्रूज मिसाइलें, ये सब तो था ही। लेकिन एक खास बात थी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर्स का इस्तेमाल। अच्छा, वो क्या होता है? ये ऐसे उपकरण हैं जो दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिग्नल को जैम कर देते हैं। इससे हुआ ये कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम वो काफी हद तक बेकार हो गया। ओ, तो मतलब सिर्फ मिसाइलें ही नहीं दागी, बल्कि उनकी रक्षा प्रणाली को ही पंगु बना दिया। हाँ, बिल्कुल। तो इसका असर मतलब नुकसान कितना हुआ, कुछ अंदाजा है? असर तो देखिए काफी गंभीर था। जो गैर आधिकारिक रिपोर्ट्स हैं वो 200 से ज्यादा मौतों की बात कर रही हैं। ओ, इसके अलावा 60 से ज्यादा सैन्य वाहन, रडार, ये सब नष्ट हुए। और शायद सबसे चिंता की बात, 15 से ज्यादा पावर ग्रिड ठप पड़ गए। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा झटका लगा। जाहिर है दुनिया भर से तो प्रतिक्रियाएं आई ही होंगी। अमेरिका, ब्रिटेन ने तो शायद काफी कड़े शब्दों में कहा होगा। हाँ, अमेरिका ने तो इसे मानवता के खिलाफ अपराध तक कह दिया, कड़ी निंदा की। हालांकि सीधे सैन्य भेजने की बात नहीं की उन्होंने। और ब्रिटेन? ब्रिटेन एक कदम और आगे गया, रूस को आतंकी राज्य कह दिया और यूक्रेन को और हथियार देने का वादा भी किया। फ्रांस और जर्मनी ने भी चिंता जताई और नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कही। पश्चिम का रुख तो स्पष्ट है, लेकिन चीन और ईरान का क्या कहना था? चीन ने, जैसा वो अक्सर करता है, शांति और बातचीत की अपील की। रूस का सीधा समर्थन नहीं किया। अच्छा। दूसरी तरफ ईरान ने खुलकर रूस का साथ दिया और नाटो पर ही आरोप लगा दिया कि वो स्थिति को भड़का रहा है। तो आप देख सकते हैं दुनिया कितनी बटी हुई है इस पर। हाँ, ये तो है। और इन सब के बीच भारत कहाँ है? दस्तावेज कहता है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा, बस यूएन में एक संतुलित सा बयान दिया कि भाई हम शांति के पक्ष में हैं। जी, और यहीं से भारत के लिए वो रणनीतिक चुनौती शुरू होती है। दस्तावेज के हिसाब से भारत के पास मोटे तौर पर 3 रास्ते दिखते हैं। 3 रास्ते? कौन कौन से? एक तो ये कि जो अभी चल रहा है वो संतुलित नीति बनाए रखें। दूसरा, खुलकर रूस का समर्थन कर दें। या फिर तीसरा, एक निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश करें। अब देखिए, रूस का समर्थन करने के फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। हाँ, ये तो भारत के लिए पुरानी दुविधा है ना? एक तरफ रूस से सस्ता तेल, गैस मिल रहा है, रक्षा सौदे हैं हमारे महत्वपूर्ण, जैसे S-400, Su-30। सही कहा। और G20, ब्रिक्स जैसे मंचों पर रूस का साथ भी मिलता है। और ये भी है कि शायद रूस, चीन, पाकिस्तान की जो धुरी है उसे कुछ हद तक बैलेंस करने में मदद मिले। लेकिन फिर दूसरी तरफ? हाँ, वही दूसरा पहलू। अगर खुलकर रूस का साथ दिया तो पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और यूरोप, वो नाराज हो सकते हैं। दबाव बढ़ सकता है। व्यापार पर असर, टेक्नोलॉजी मिलने में दिक्कत। बिल्कुल। और क्वाड या इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत की जो छवि है उस पर भी सवाल उठ सकते हैं। तो फिर ये दस्तावेज सुझा क्या रहा है? क्या करे भारत इस मुश्किल स्थिति में? स्रोत एक बहुत ही व्यावहारिक रास्ता सुझाता है कि सार्वजनिक तौर पर तो तटस्थता दिखाओ, कहो कि हम किसी के साथ नहीं हैं, शांति चाहते हैं। लेकिन अंदर खाने अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए रूस के साथ संबंध बनाए रखो, जैसे भारत ने वो सस्ते तेल के मामले में किया। अच्छा, मतलब डिप्लोमेसी के 2 चेहरे। एक तरह से हाँ। मूल मंत्र है इंडिया फर्स्ट, और कूटनीतिक भाषा में यही कहना कि भाई हम शांति चाहते हैं, लेकिन बाहर से कोई दबाव डाले वो हमें मंजूर नहीं। यानी संतुलन साधना, बैलेंसिंग एक्ट ही सबसे जरूरी है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो दस्तावेज का सार यही है कि भारत के लिए सबसे सही रास्ता यही है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखे, रूस के साथ जो रणनीतिक रिश्ते हैं उन्हें बचाए रखे, और साथ ही पश्चिम के साथ भी एक कामकाजी संतुलन, एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाए रखे। हाँ, क्योंकि आज की दुनिया में आप किसी एक खेमे से पूरी तरह जुड़कर शायद नहीं चल सकते। ये मल्टीपोलर दुनिया है। एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है,
वो ये कि क्या भारत इस जटिल स्थिति का इस्तेमाल सिर्फ प्रतिक्रिया देने के बजाय वैश्विक मंच पर एक ज्यादा सक्रिय, एक स्वतंत्र कूटनीतिक भूमिका निभाने के लिए कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक गहरा सवाल है जिस पर आगे भी विचार करना होगा।